हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 11th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है सप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सप्लाई क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, सप्लाई का मतलब होता है किसी चीज़ की पूर्ति करना या किसी चीज़ को मार्केट में पहुंचाना। बट यहाँ इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम इस चीज़ को ऐसे नहीं समझेंगे, इसके लिए हम पूरा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। सप्लाई का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की एक फर्म द्वारा डिमांड के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी क्वांटिटी मार्केट में भेजी जाएगी उसे वो फर्म की सप्लाई कही जाती है जी। तो सप्लाई जो होती है वो हमारी दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल सप्लाई और एक मार्केट सप्लाई, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 4 लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था जी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक फर्म जो है वो ज़्यादा प्राइजेस पे ज़्यादा क्वांटिटी जो है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करना चाहती है और कम प्राइजेस पे वो कम सप्लाई करना चाहती है जी। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि हर एक जो फर्म है वो ज़्यादा प्राइजेस पर इसलिए ज़्यादा सप्लाई करना चाहती है क्योंकि फर्म को अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ करना होता है और अपनी कॉस्ट को भी कवर करना होता है। इसीलिए एक फर्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस पर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहती है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ते हैं, उससे हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक जो हमारा डायग्राम है इसके एक एक्सिस पे हमारे प्राइजेस हैं, दूसरे एक्सिस पर हमारी क्वांटिटी सप्लाई है। तो जैसे जैसे ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारे प्राइजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी जो क्वांटिटी है वो भी जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस रीज़न को ही इन्होंने लॉ ऑफ सप्लाई का नाम दिया है और जिसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक जो फर्म है वो ज़्यादा प्राइजेस पे ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना चाहती है। और जैसे कि इसमें दिया भी गया है, इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू सप्लाई इफ़ प्राइजेस इंक्रीजेस। तो आपने देखा कि ये ऊपर जो एरो का साइन लगा हुआ है ये बता रहा है कि अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई अगर प्राइजेस घटते हैं तो सप्लाई घटेगी, जो कि इन्होंने दोनों एरो नीचे की तरफ लगाए हुए हैं। तो इससे हमारे सामने एक कंक्लूज़न निकल के आता है कि अगर किसी भी मार्केट में किसी चीज़ के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं तो उस चीज़ की जो सप्लाई है मार्केट में बढ़ेगी और अगर उस चीज़ के प्राइजेस घट रहे हैं तो उस चीज़ की सप्लाई जो है घटेगी। तो इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है या ये जो पूरा फिनोमेना है इसे लॉ ऑफ सप्लाई कहा जाता है। और इससे हमारे सामने एक कंक्लूज़न और निकलता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन होती है और जो सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब ये तो बात रही हमारे सप्लाई के कॉन्सेप्ट की। अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ की सप्लाई को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स का मिक्सचर होता है और उन मिक्सचर्स में जो भी फैक्टर्स होते हैं वो उस चीज़ के प्राइजेस पे या उस चीज़ की सप्लाई पर फ़र्क ज़रूर डालेंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो। तो इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो एक फर्म की सप्लाई पर फ़र्क डालते हैं। तो इन्होंने पहला जो फैक्टर बताया है वो बताया है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यानी कि जिस भी तरीके से एक जो फर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, अगर उस टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस होने से ये मतलब कि वो अपग्रेड हो जाए या वो डिग्रेड हो जाए तो उसके
फर्म की गुड्स की सप्लाई पर फ़र्क पड़ेगा। अगर फर्म जो है अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लेती है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और अगर फर्म की जो टेक्नोलॉजी है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की वो आउटडेटेड हो जाए या डिग्रेड हो जाए तो उस फर्म की जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है वो घट जाएगी। मैंने जैसा आपको बताया था कि ये फैक्टर्स के पॉजिटिव और निगेटिव इफ़ेक्ट्स पर डिपेंड करता है कि उससे गुड्स की सर्विसेज गुड्स की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी या गुड्स की जो सप्लाई है वो घटेगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें इनपुट प्राइजेस, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास इनपुट्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये इनपुट्स वो इनपुट्स हैं जिन्हें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, जिन्हें हम लोग वेरिएबल इनपुट्स कह रहे थे और जिन्हें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो उनकी अगर वेज रेट में या उनके प्राइजेज़ में कोई चेंज आ जाए तो उनकी यूज़ से हम लोग जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जो है कॉस्टली हो जाएगी और उस चीज़ की जो सप्लाई है मार्केट में डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ जो है महंगी हो गई है। और महंगी होने का उसके रीज़न है उसके इनपुट्स में जो है इनपुट्स के प्राइजेज़ में जो है इंक्रीज़ आया है, इसलिए वो चीज़ क्या है वो महंगी हो गई है। और अगर इसका उल्टा होता है कि अगर इनपुट के प्राइजेज़ घट जाते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली थोड़ी सस्ती हो जाएगी और उसकी जो सप्लाई है मार्केट में बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके जो इनपुट्स हैं वो चीप हो गए हैं। नेक्स्ट ये लोग क्या कह रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ यूनिट टैक्स ऑन सप्लाई, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर जो टैक्स लगता है अगर वो पर यूनिट टैक्स अगर बढ़ जाए तो एक जो प्रोड्यूसर है उस पर टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा और उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घट जाएगा। तो इसलिए वो क्या करेगा कि टैक्सेस के बढ़ने से वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है उसे घटा देगा और प्रोडक्शन घट जाएगी तो जो सप्लाई है वो भी घट जाएगी। इसी तरह से अगर जो टैक्सेस हैं पर यूनिट वो घट जाएं तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि वे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसी भी चीज़ की सप्लाई पर फ़र्क डालते हैं, यानी कि उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में देखेंगे वो है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड